हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस जी। मैं हूं आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना। आज का टॉपिक है कितने टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं और किस तरीके से हम अच्छा और बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ये म्यूचुअल फंड की सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, प्लीज इसको एक बार देख लें। अब हम शॉर्ट में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं जो एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप की कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो हमारी अलग अलग जरूरतों के लिए बनाए गए हैं। जैसे हम में से कोई अपने 20s में हो सकता है जो बहुत अच्छे रिटर्न्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो, या कोई अपने 50s में हो सकता है जो सिर्फ एफडी के रिटर्न्स को बीट करना चाहता है, या कोई सिर्फ टैक्स को सेव करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर कोई किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है। इन सभी के लिए अलग अलग टाइप के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। आज हम इसको समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में 12 टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्टाइल और तीसरा है ईएलएसएस फंड्स। अब हम आते हैं पहली कैटेगरी पे जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको 2 शेयर्स बताना चाहूंगी। पहला है नेस्ले। ये कंपनी आपने बहुत बार यूज करी होगी अपनी डेली लाइफ में। इसके कुछ प्रोडक्ट है मंच, मैगी, किटकैट एंड नेस्कैफे। इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 2550 रुपए। दूसरा है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के प्रोडक्ट भी आपने चाय की चुस्की लेते हुए यूज करे ही होंगे, जैसे 50-50, गुड डे, टाइगर, नाइस एंड बारबन। इसका स्टॉक का प्राइस है 5215 रुपए। तो अब इन दोनों शेयर्स को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि किसका मार्केट कैप ज्यादा है? नहीं ना। तो मार्केट कैप होता क्या है? मार्केट कैप किसी भी कंपनी की साइज या उसकी वैल्यू को बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, छोटी है या बहुत ही छोटी है। मार्केट कैप निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस। आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो स्टेक होल्डर, कंपनी ऑफिशियल्स और इन्वेस्टर्स के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। इसमें कंपनी ओनर्स के शेयर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा कि नेस्ले और ब्रिटानिया में से किसका मार्केट कैप बड़ा है। ये जानने के लिए हमें इनकी मार्केट कैप निकालनी पड़ेगी। नेस्ले की अभी आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स हैं 96.42 करोड़। अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें 2550 से तो हमारे पास आ जाएगा 2.46 लाख करोड़। उसी तरीके से हम ब्रिटानिया की मार्केट कैप भी निकालेंगे। अभी ब्रिटानिया के पास 24 करोड़ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स हैं। अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 5215 से तो हमें मिलेगा 1.26 लाख करोड़। तो अब इस कैलकुलेशन से हम जान सकते हैं कि नेस्ले की मार्केट कैप ब्रिटानिया की मार्केट कैप से जस्ट डबल है। इसलिए किसी भी कंपनी की वैल्यू उसकी शेयर प्राइस से नहीं, मार्केट कैप से पता चलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहली है लार्ज कैप कंपनी, दूसरी है मिड कैप कंपनी, तीसरी है स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। ये इंडिया की टॉप 100 कंपनियां होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं टीसीएस, रिलायंस, एशियन पेंट्स, एमआरएफ। दूसरी है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा होता है लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है। ये इंडिया की 101 से 250 रैंक की कंपनियां होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज, कैस्ट्रॉल इंडिया, टाटा पावर। तीसरी है स्मॉल कैप कंपनीज। ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है। इसमें वो सारी ही कंपनियां आ जाती हैं जो 250 रैंक से ऊपर वाली हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बजाज कंज्यूमर्स, शोभा लिमिटेड एंड डेल्टा कॉर्प्स। अब हम आते हैं पहले टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड पे जो कि है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड।
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना मिनिमम 80% इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप कंपनी में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही सेफ, स्टेबल होते हैं और बहुत ही कम रिस्की होते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न भी कम बनते हैं। तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एफडी के रिटर्न्स को बीट करना चाहते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, या फिर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जो कि मिनिमम 5 इयर्स तक हो सकता है, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड पे, जो कि है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड मिनिमम 65% इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप कंपनीज में। ये बहुत ही रिस्की होते हैं, लेकिन इसमें लार्ज कैप के कंपैरिजन में रिटर्न भी बहुत अच्छे बनते हैं। तीसरा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मिनिमम 65% इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही रिस्की होते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो अगर आप अपने 20s और 30s में हैं और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा टाइप का म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में मिनिमम 25% हर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना होता है। मतलब 25% लार्ज कैप में, अदर 25 मिड कैप, नेक्स्ट 25 इन स्मॉल कैप, और बचा हुआ 25 फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप मार्केट कैप में कंफ्यूज हैं, तो आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा टाइप का म्यूचुअल फंड है फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड इकलौता म्यूचुअल फंड है जिसमें फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होती है, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी, थॉट और मार्केट की कंडीशन को देख के लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में होने वाले इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सके। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की कैटेगरी में, जो कि है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इसमें अगेन 6 म्यूचुअल फंड आते हैं। पहला है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे आदित्य बिरला का बैंकिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है बैंकिंग कंपनी के स्टॉक में, जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी। या फिर निप्पॉन फार्मा फंड, जो सिर्फ फार्मा की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। दूसरा म्यूचुअल फंड है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड किसी थीम में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल थीमेटिक फंड इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम में, जैसे सीमेंट, पावर एंड स्टील। तीसरा म्यूचुअल फंड है डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। अब जब भी कोई कंपनी रिटर्न या मुनाफा कमाती है, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को उस मुनाफे में से थोड़ा सा हिस्सा देती है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। सो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड देने वाली कंपनीज में। डिविडेंड देने वाली कंपनीज स्टेबल होनी चाहिए, सेफ होने चाहिए और रेगुलर डिविडेंड देनी चाहिए। डिविडेंड देना किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। डिविडेंड देना है या नहीं देना, ये स्टेक होल्डर और कंपनी के ओनर्स डिसाइड करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड से रेगुलर पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू एंड कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। ये हम दोनों एक साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एएमसी या तो वैल्यू का ऑप्शन देगी या फिर कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देगी। ज्यादातर एएमसी वैल्यू म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देती हैं, और ओनली 3 एएमसी हैं जो हमें कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती हैं। अब वैल्यू म्यूचुअल फंड होते क्या है? वैल्यू म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब किसी शेयर की वैल्यू 400 रुपए होनी चाहिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो अभी भी 300 पर ही ट्रेड कर रहा है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं और अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो शेयर्स जो किसी भी बैड न्यूज की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पे, जो कि है फोकस म्यूचुअल फंड। फोकस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में, इसीलिए इन्हें फोकस म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इस कैटेगरी का लास्ट म्यूचुअल फंड है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं किसी ना किसी इंडेक्स को, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इन म्यूचुअल फंड में सेम प्रोपोर्शन में स्टॉक्स होते हैं जिस भी इंडेक्स को ये फॉलो कर रहे हैं। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, जो कि है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड।
ELSS फंड एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। इसमें की जाने वाली इन्वेस्टमेंट मिनिमम 3 साल के लिए लॉक हो जाती है, मतलब 3 साल से पहले आप इसे निकाल ही नहीं सकते। इसी वजह से इसमें टैक्स को बचाने में फायदा होता है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि किस तरीके से हम बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला है रिस्क एपिटाइट, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय। क्या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं जो ना ही ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और ना ही बहुत कम रिटर्न्स चाहते हैं। तीसरे हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो बहुत सालों से एफडी में इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं और अब एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट पाना चाहते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टर की कैटेगरी को डिसाइड करिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्टाइल, तो क्या आप सिर्फ किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी थीम के बारे में सोच रहे हैं, या मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है टाइम होराइजन, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों चीज आपने डिसाइड कर ली हैं, तो आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो शेयर करिए इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी, और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।